गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। खास करके बेसिक्स जो है उसको हमने कंप्लीट किया है। आज हम आपको बताएंगे, हमारे पास देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज द ह्यूमन टेस्टिस। देखिए ह्यूमन टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल, ठीक है। देखिए हमारे पास दो तरीके के सेक्स ऑर्गन अवेलेबल होते हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो गैमेट के बनने के बाद के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना, अप टू पार्चुरेशन, ठीक है, अप टू चाइल्ड बर्थ, जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑफ द मेल एंड फीमेल, उन सबको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो अभी खैर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन टेस्टिस का है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। तो मेल के कंडीशन में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अवेलेबल है, ठीक है। फीमेल के कंडीशन में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अवेलेबल है, ठीक है। मेल में आप इनको क्या कहते हैं, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज अवेलेबल इन द मेल। जबकि फीमेल के कंडीशन में क्या होता है, ओवरी, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी इज अवेलेबल, ठीक है। और दोनों का काम क्या है, तो दोनों का काम है गैमेट बनाना। सो मेल के कंडीशन में अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड मेल गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग स्पर्म कहते हैं, ठीक है। और जब आप बात करेंगे फीमेल की, तो वहां पर ओवरी में क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, विच इज नोन एज एग और ओवा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन की, दैट इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए जब भी आप टेस्टिस को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्योंकि हम इसकी बात जब कर रहे हैं और जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उनके एक सेक्शन को कट करते हैं हम, ठीक है। तो जब हम सेक्शन को कट करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि कौन से सेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आवर स्टडी। तो हम लोग जिस पर्टिकुलर सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो एक्चुअल में एलएस ऑफ द टेस्टिस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। एंड इट इज द एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द टेस्टिस। हम लोग एनाटॉमी, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है एलएस ऑफ द टेस्टिस में। उस स्ट्रक्चर को मैंने देखो ड्रॉ किया है आपके लिए, ठीक है। अब इसको जानने से पहले एक दो जो जनरल और कॉमन बातें हैं हमारे टेस्टिस को लेकर के, जैसे टेस्टिस इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है, पेयर में पाए जाते हैं ये टेस्टिस, ठीक है। और एक स्पेसिफिक टाइप का रीजन है विच इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। हमारे यहाँ टेस्टिस की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कहां होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और उस रीजन का नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्क्रोटल सैक। तो देखिए एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटल सैक, या व्हाई टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। तो आपके पास एक सिंपल जवाब होता है कि देखिए टेस्टिस में स्पर्म बनने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, उसके लिए द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो होती है वो कितनी होती है, 2 to 3 डिग्री भी बुक लिखते हैं, 1 to 2 डिग्री भी लिखते हैं, यानी बॉडी टेम्परेचर से 1 से लेकर के 3 डिग्री तक कम होना चाहिए टेम्परेचर, तभी जाकर के ये आपके स्पर्म जो होते हैं, स्पर्मेटो जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। सो द बॉडी टेम्परेचर मस्ट रिक्वायर्ड लेस देन दैट ऑफ द बॉडी, सॉरी, the process of formation of spermatozoa requires less temperature than that of the body temperature, ठीक है। और वो जो टेम्परेचर होती है, मान के चलिए कि 1 से लेकर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होनी चाहिए। तो देखिए बॉडी से जुड़ा रहेगा तभी तो उसको उतना टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कंडीशन में है तो जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की बात आप कर रहे हैं, 1 to 3 डिग्री या 2 to 3 डिग्री की जो लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंस के कारण उतनी टेम्परेचर उस टेस्टिस को मिल पाती है, जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ यानी कि मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो आसानी के साथ हो पाता है, ठीक है। तो ये बात यानी कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, थर्मो रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, इट प्लेज अ थर्मो रेगुलेटरी रोल, ठीक है ना। ये टर्म क्या है आपका, थर्मो रेगुलेटरी रोल को प्ले करते हैं, विच इज अबाउट 1 to 3 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 1 से लेकर के 3 डिग्री की कमी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि टेस्टिस प्रेजेंट तो होते हैं स्क्रोटल सैक में,
बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें कि टेस्टिस जो हैं वो एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एब्डोमेन में ना प्रेजेंट होकर के एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एलिफेंट के कंडीशन में, ठीक है, जैसे स्पाइनी एंट ईटर जिसको हम लोग कहते हैं इचिडना, ठीक है, इचिडना और एलिफेंट के कंडीशन में, इचिडना और एलिफेंट के कंडीशन में खास करके ये जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ना होकर के कैसे होते हैं, ये एब्डोमिनल होते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है कि टेम्परेचर की शायद उतनी रिक्वायरमेंट ना हो, बॉडी टेम्परेचर पर ही काम चल जाए। नहीं नहीं नहीं, बॉडी टेम्परेचर जितना भी होगा उससे कम चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप अगर ये कहेंगे कि बॉडी टेम्परेचर ही कम होता है, तो देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो उनको डिसाइड करना है कि उनके बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री या 2 to 3 डिग्री लेस, ठीक है। हमारी बॉडी टेम्परेचर कुछ और है तो हमारे अंदर 2 से 3 डिग्री कुछ और होगा, एलिफेंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर कुछ और है तो कुछ और होगा। देखिए एब्डोमिनल इसलिए है क्योंकि वहां पर फैट की एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, फैट की एक लेयर। नेचर ने सबको अलग अलग कंडीशन में बनाया और सबको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करी हैं टू मेंटेन थर्मोरेगुलेटरी रोल। तो एलिफेंट और इचिडना एक बेहतर एग्जांपल है इस काम के लिए, ठीक है, जहां पर कि एलिफेंट और इचिडना में क्या होते हैं, जो स्क्रोटल सैक चूंकि प्रेजेंट नहीं होते तो थर्मोरेगुलेटरी रोल जो होता है टेस्टिस एब्डोमिनल होते हैं, तो एब्डोमिनल होने के कारण इनमें जो थर्मोरेगुलेटरी रोल है वो बदल जाता है और वहां पर एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है उनके निचले हिस्से में, एब्डोमेन के निचले हिस्से में, जो टेस्टिस से डायरेक्टली टच करता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्लबर। क्या कहते हैं उस लेयर को, ब्लबर कहते हैं, ठीक है। और इस लेयर के प्रेजेंस के कारण क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए फैट क्या होते हैं, फैट एक्चुअली इंसुलेटेड लेयर है, ठीक है, वो इंसुलेट करते हैं टेम्परेचर को, वहां पर वो रेगुलेट कर सकते हैं और इसी के कारण वो टेस्टिस एब्डोमिनल में रीजन में प्रेजेंट जरूर होता है लेकिन उनमें थर्मोरेगुलेटरी रोल जो है वो भी प्ले होता है, ठीक है। वहां पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, एब्डोमिनल कॉन्सेप्ट ही है, एब्डोमिनल रीजन में ही टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पर जो थर्मोरेगुलेटरी रोल है वो कौन प्ले करता है, तो स्क्रोटम ना होकर के वहां पर टर्म हमने क्या सीखा, ब्लबर। तो ये टर्म आपको ध्यान में एग्जैक्टली रखना है, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है कि 2-3 छोटी छोटी बातें, जैसे स्क्रोटम में अगर टेस्टिस मौजूद है, ध्यान दीजिएगा, अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में मौजूद है तो एक स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द स्क्रोटम में ही होगा, क्योंकि स्क्रोटम की साइज बड़ी होती है, स्किनी पाउच होते हैं तो साइज बड़ी है, और टेस्टिस जो होते हैं ये पिंक कलर के एक बहुत छोटे से स्ट्रक्चर है, हेयर में भले ही पाए जाते हैं बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्मॉल है, तो उस कंडीशन में एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही रहेंगे। तो द प्लेस वेयर टेस्टिस रिसाइड इनसाइड द स्क्रोटम, ठीक है ना, द प्लेस वेयर टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेजिनल सिलोम कहते हैं। सिलोम का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, उस रीजन का नाम क्या है, वेजिनल सिलोम है, जहां पर टेस्टिस रिसाइड करते हैं इनसाइड द स्क्रोटल सैक। अब देखिए स्क्रोटल सैक में अगर टेस्टिस प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्रू आउट द लाइफ वही प्रेजेंट होंगे, मूवमेंट तो होगी नहीं, तो उनको क्या करना है, उनको उस जगह पर बांध करके रखना है, उनको उस जगह पर बिल्कुल जिसको कहते हो ना पैक करके रखना है, ठीक है। और इसके लिए क्या होते हैं, टेस्टिस को जोड़ने के लिए, टेस्टिस को उस जगह पर मतलब रोकने के लिए, ठीक है, या उस जगह पर उनको प्लेस करने के लिए ना, ऑल थ्रू द लाइफ क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के कॉर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक लिगामेंटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और उस लिगामेंटस टिश्यूज का नाम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जुबरना कुलम कहते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। सो टेस्टिस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप के लिगामेंटस टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है टू रिसाइड इट्स साइट, जिस साइड पर वो प्रेजेंट है उस साइड पर वो रहे, ठीक है, मतलब जो प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में परमानेंट प्लेसमेंट है वो उनकी, कहा, वेजाइनल सिलोम। तो ये जो वेजिनल सिलोम होते हैं उनमें जो टेस्टिस रुक करके रखता है अपने आप को थ्रू आउट, वो किसके कारण रखता है, एक स्पेसिफिक टाइप के लिगामेंटस टिश्यूज के कारण, एंड दैट लिगामेंटस टिश्यूज इज नोन एज जुबरनाकुलम और स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और बात जानिए इसमें जो एकदम कॉमन बात है, देखिए
टेस्टिस भले ही एब्डोमिनल रीजन में ना हो, यानी कि वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में हो, लेकिन बाकी जो भी पार्ट है इसके, इपिडाइडिमिस तक को छोड़ दीजिए, इपिडाइडिमिस के बाद जो भी पार्ट है लाइक वास डिफरेंसेस, यूरेथ्रा, पेनिस, ठीक है, इवन जो स्पर्मेटोजोआ को ट्रेवल करना है वो फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल से कहां जाना है, एब्डोमिनल रीजन में जाना है। तो आखिर एक्स्ट्रा एब्डोमेन और एब्डोमेन के बीच में जो जगह होगी, आखिर उसको तो कैप्चर करना होगा ना, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन से एब्डोमिनल रीजन में उनको जोड़ना है उस ट्यूब को, तभी तो ये मूव करेंगे आगे की तरफ। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन, मान लीजिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन है और ये एब्डोमिनल रीजन है, तो इनको जोड़ने के लिए यहां पर क्या होता है, एक कैनाल प्रेजेंट है। ये क्या है आपका, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और ये रीजन क्या है आपका, एब्डोमिनल। तो इनको जोड़ने के लिए देखिए एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा कैनाल है, ठीक है, जिससे ये ट्यूब ऊपर जाते हैं यानी एब्डोमेन में जाते हैं, और उस कैनाल का नाम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनगुनल कैनाल। इस कैनाल के थ्रू क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म टेस्टिस को छोड़ करके कहां चले जाते हैं, एब्डोमिनल रीजन में, फॉर द फर्दर मूवमेंट इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक उनको जाना होगा और इसके लिए उनको एब्डोमिनल रीजन में जाना ही है। तो एब्डोमिन और एक्स्ट्रा एब्डोमिन को जोड़ने के लिए क्या होता है, एक छोटा सा नाली नुमा स्ट्रक्चर है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, देखिए नाम लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनगुनल कैनाल कहते हैं। तो इस तरीके से ये उस इनगुनल कैनाल के थ्रू नेक्स्ट रीजन में यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन से एब्डोमिनल रीजन में पहुंचता है। एक बात और देखिए, चूंकि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में है, ठीक है, और स्क्रोटल सैक जो है वो आपके शरीर से बाहर है, ठीक है, वो हैंगिंग कंडीशन में है, तो वहां पर जो मैकेनिकल शॉक है, खास करके जो फिजिकल इंजुरीज हैं, उनके बहुत सारे चांसेस हैं। तो देखिए नेचर ने हर कुछ बहुत सोच समझ कर बनाया है। तो अगर नेचर ने ये कहा है कि भाई थर्मो रेगुलेटरी रोल के लिए हम आपको एक जगह दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन, तो उस कंडीशन में उन्होंने ये भी सोच करके रखा हुआ है कि फिजिकल इंजुरी से बचना है आपको, और फिजिकल इंजुरी से बचाने के लिए वहां पर क्या होता है, जो स्क्रोटल सैक होते हैं, जो स्क्रोटम होते हैं, उनमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड, और उस टिश्यू फ्लूइड का नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल कहते हैं उसको। उस टिश्यू फ्लूइड का नाम क्या है भाई, हाइड्रोसिल है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं टेस्टिस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजुरीज, एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजुरीज। कोई भी जर्क लग गया, कोई भी फिजिकल इंजुरीज हो गई, तो उस कंडीशन में ये टेस्टिस को बचा करके रखते हैं। समझ में आ गया। तो इतनी बातें जो है वो टेस्टिस के आसपास की यानी बेसिक बात है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं कि एक टेस्टिस जो है उसके अंदर झांक करके देखिए तो आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। तो देखिए टेस्टिस एज होल अगर आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात हो जाए, ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए। तो देखिए टेस्टिस जो है इनके पास 3 कवरिंग है, मिट गया है, मैं बना दे रहा हूं। देखिए टेस्टिस के पास जो है वो 3 कवरिंग है और तीनों कवरिंग सामने लिखी हुई है। पहली जो कवरिंग है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दूसरी जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वस्कुलरोसा, और तीसरी जो लेयर होती है उसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दूसरा जो लेयर यानी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद का जो लेयर है वो क्या है आपका, ट्यूनिका वस्कुलरोसा, वस्कुलर लेयर है। और तीसरा लेयर जो होते हैं वो बहुत फाइन लेयर होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है। देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ध्यान दीजिएगा, 3 लेयर इसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ट्यूनिका एल्बुजिनिया का कुछ पार्ट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का कुछ पार्ट जो होता है ये क्या करता है, ये इस टेस्टिस के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, इन्वर्जिनेट कर जाता है, अंदर घुस जाता है, और टेस्टिस को क्या करता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। फिर से समझिए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का कुछ हिस्सा जो है वो क्या करता है, वो इन्वर्जिनेट यानी अंदर की तरफ मूव करता है और सीधे सीधे कहां पहुंच जाता है, ट्यूनिका के टेस्टिस के इंटरनल पार्ट में। और टेस्टिस के इंटरनल पार्ट में जाने के बाद ये टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, और इन कंपार्टमेंट्स की संख्या जो है वो 40 से लेकर के 50 है। और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेप्टा, ठीक है, जो कंपार्टमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हर सेप्टा के अंदर, ठीक है, इस सेप्टा कंटेन्स
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज लोब्यूलर स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आप इसमें बना नहीं सकते एज यूजुअल, बट यहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे 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 लोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ठीक है। और इनको हम लोग कहते हैं क्या, इनको हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या कहा जाता है इनको, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। यानी कि सबसे पहले क्या बना, सेप्टा बना, ठीक है, यानी कंपार्टमेंट्स बने। अब वो जो कंपार्टमेंट है उनके अंदर जाइए तो उनके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, छोटे 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 लोब्यूल स्ट्रक्चर, यानी स्फेरिकल स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर जाइए, हर टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हर टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखिए नाम हमने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बेसिकली कॉन्वुलेटेड है। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है ना, एग्जैक्ट ट्यूबुलर फॉर्म नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा आपको उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बना, सबसे पहला ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर गया, ठीक है, उसके कुछ पार्ट अंदर गए, उन्होंने टेस्टिस को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, जिसको क्या कहेंगे, सेप्टा। सेप्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे लोब्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ठीक है, जो लगभग 100 150 200 के आसपास में होता है एक पूरे सेप्टा में। और हर टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर इसकी भी संख्या होती है फिक्स, 1 2 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। और हर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की खासियत क्या होती है कि इनके जो रूफ होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के जो रूफ होते हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू लेयर प्रेजेंट होते हैं। और उस टिश्यू लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और ध्यान दीजिए, जर्मिनल एपिथेलियम, खाली आप ना उस पॉइंट को समझते जाइए, कहां से शुरू और कहां एंड कर रहे हैं, ठीक है। हमने बाहर से शुरू किया, अंदर घुसते जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बनाना क्या है, स्पर्मेटोजोआ। तो हम वहां तक पहुंच रहे हैं कि कहां से स्पर्मेटोजोआ बनकर के सामने आएगा। तो हमने क्या देखा कि हर टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 कॉन्वुलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो इंटरनल रूफ होती है, ठीक है, वो रूफ जो है वो किस चीज से बनी हुई होती है, तो इट इज लाइंड बाय अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। उनकी एक टिश्यू लाइनिंग होती है जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और हर जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। अब यहां पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 अलग अलग किस्म के सेल। एक सेल को कहा जाता है स्पर्म मदर सेल। एक जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सा सेल है, स्पर्म मदर सेल। और दूसरा जो सेल होता है, यही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लेना है बोर्ड एग्जाम से लेकर के हर एग्जाम के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं इसको, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं नर्स सेल। ये टर्म याद रखेंगे। देखिए जर्मिनल एपिथेलियम जो होते हैं उसके पास 2 कंडीशन है, 2 सेल्स हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म मदर सेल विच इज डिप्लॉयड टू एन है वो, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं मियोसिस में, ठीक है, दे अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म व्हाट, क्या बनाते हैं वो, लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट नोन एज स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म मदर सेल आगे जाकर के क्या बनाएंगे, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन दूसरा जो सेल है उसकी साइज काफी बड़ी होती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। देखिए जब स्पर्म बनते हैं ना तो वो इमेच्योर हैं, ठीक है, उनकी मैच्योरिटी नहीं होती, वो नॉन फंक्शनल नेचर के होते हैं। तो उनको क्या करना होता है, उनको मैच्योर बनाना होता है, उनको फंक्शनल बनाना होता है। और ये बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो कौन लेते हैं, सर्टोली सेल्स। इसीलिए इसको नर्स सेल कहते हैं। जैसे नर्स पेशेंट को क्या करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब ये कि सुई दवाई से लेकर के खाना पानी से लेकर के हर चीज जो है वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अपने यहाँ तो नर्सिंग स्टाफ्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होता, लेकिन बाहर में जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें सारा चीज जो होता है वो नर्सिंग स्टाफ्स पर ही होते हैं, ठीक है। डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ने अपना ऑपरेट कर दिया, डॉक्टर ने अपना ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, वो चले गए। अच्छा दूसरे की यहाँ पर क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं वो पूरा एक मेला लगा हुआ होता है,
नहीं, वो फूफा आए हुए हैं तो कभी फूफा आई हुई हैं तो कभी चाचा आए हुए हैं, फलाना देखने चिल्ला देखने। वहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अपने यहाँ कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाइए, औरंगाबाद में प्राइवेट नर्सिंग होम में आपको पता चलता है कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ तो वो पिकनिक स्पॉट बन गया। ठीक है, 25 30 40 आदमी आएंगे रोज देखने, आपको रोज आपका दर्शन होगा उनका। ठीक है, क्योंकि यहां पर चलता क्या है, फलाना हमारे यहाँ आया था, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा, उसकी मम्मी बुरा मान जाएगी, उसके पापा बुरा मान सकते हैं, हो सकता है वो भी बुरा मान जाए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एकदम दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं वहां पर। ठीक है, और बल्कि खर्चा बढ़ ही जाता है, 2 4 आदमी को चाय भी पिलाना पड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे नियम ये कहता है कि अगर आप बीमार पड़े हैं तो जो आपको देखने हैं वो फल उल लेकर के आए। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ ज्यादातर ये सब चलता उलता है नहीं। वो गए, हाथ डोलाते पहुंचे और क्या हालचाल है, ठीक है। वो आखिर घर में जैसे एक मैं रील देख रहा था एक दिन, तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे हाथ टूटने का कितना खर्चा हुआ, जैसे मेरा हाथ टूटा तो मुझे कितना खर्चा हुआ, तो उसने कहा 50,000। पागल है क्या, 50,000 हाथ टूटने में खर्चा होता है? बोला 50,000 ऐसे थोड़ी खर्चा हुआ है, 10,000 रुपया हाथ टूटने के बाद प्लास्टर में, और 40,000 रुपया जो हमको देखने हैं उनके चाय नाश्ता में, तो ये भी तो हमारी कारण है ना। तो सब मिलाकर के टोटल कितना खर्चा हो गया, 50,000 खर्चा हो गया। तो अपने यहाँ दूसरा कंडीशन। लेकिन अगर आप बात करेंगे बड़े हॉस्पिटल्स में, बाहर में जाकर के, तो वहां पर घर वालों की भी इजाजत नहीं होती है। एक दिन में कुछ घंटों के लिए घर वाले एक एक करके जा सकते हैं, मतलब 1 2 लोग जिनका नाम दिया हुआ है केवल वही जा सकता है और वही अटेंड कर सकता है उनको, बाकी ये भीड़ नहीं लग सकते। और वहां पर जो काम करते हैं, चाहे वो आपको बाथरूम से लेकर के खाने से लेकर के हर काम बहुत प्रॉपर तरीके से वहां के नर्सिंग स्टाफ करते हैं। और नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं तो आप ठीक होकर के देखिए, हम लोग जनरली क्या करते हैं, नर्सिंग स्टाफ से ज्यादा हम लोग वैल्यू करते हैं किसकी, डॉक्टर्स की। डॉक्टर को हम धन्यवाद करते हैं, फलाना डॉक्टर के यहाँ गए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके पीछे की जो सबसे ज्यादा मेहनत होती है वो उन अटेंडेंट्स की होती है जो डॉक्टर के यहाँ है। ठीक है, चाहे वो वार्ड बॉय हो, ठीक है, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ से। ठीक है, ये मेहनत करके आपको ठीक करते हैं। डॉक्टर तो आता है 2 मिनट देखता है, और नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उनको बोल बाल करके भी चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका पैसा है। तो यहां पर वही नर्सिंग स्टाफ है। ठीक है, ये इनके नर्सिंग स्टाफ है जो क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स के रूप में मौजूद हैं। नर्सिंग का मतलब होता है नरिशिंग करना। नर्सिंग का मतलब कि उनको किसी भी हाल में बेहतर स्थिति में लाना। ठीक है, नरिश करना। ठीक है, तो नरिशिंग की जो कंडीशन होती है, ठीक है, नरिशमेंट की जो कंडीशन होती है, उस बेचारे छोटे स्पर्म की जो इमेच्योर नेचर का है, ठीक है ना, उनको फूड पहुंचाना, ठीक है, उनके लिए बाकी चीजों की सप्लाई करना, सो दैट कि वो धीरे धीरे खुद को मैच्योर करे। ठीक है, तो मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो किनके कारण होते हैं, सर्टोली सेल्स के कारण। इस बात को किसी भी हाल में ना भूलें। ठीक है, सो सर्टोली सेल इज नोन एज व्हाट, नर्व सेल, एंड नर्व सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, नरिशमेंट ऑफ ग्रोइंग स्पर्म टू मेक इट मैच्योर। तो सीधे सीधे एक सवाल पूछा जाता है, मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ टेक्स प्लेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, एक तो ये एक सवाल एकदम हल्का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नोन एज नर्व सेल इन आवर टेस्टिस। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स को नहीं भूलना। किसी को दिक्कत? चलिए, अब क्या होता है टेस्टिस के बीच के हिस्से में, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टिशियल सेल्स। ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस के जो बीच के हिस्से होते हैं लगभग, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंटेस्टिशियल सेल्स। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इंटेस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के इंडोक्राइन सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है सेल्स ऑफ, क्या लिख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्स ऑफ लिडिग। ठीक है, या उसी को हम लोग कहते हैं इंटेस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिग। तो आप सेल्स ऑफ लिडिग कह सकते हैं, केवल लिडिग सेल्स कह सकते हैं, या फिर इंटेस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिग कह सकते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, तो देखिए इनका नेचर कैसा होता है, ये एंडोक्राइन नेचर के होते हैं। और एंडोक्राइन का मतलब क्या, वो हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करेंगे, मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करेंगे, और ये ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं।
मेल सेक्स हार्मोन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एंड्रोजन। बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं कि द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग सिक्रेट्स हार्मोन, ठीक है, और वहां पर टेस्टोस्टेरोन भी होता है ऑप्शन में और एंड्रोजेंस भी होते हैं, और ज्यादातर बच्चे क्या टिक करके आ जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज ओनली द पार्ट ऑफ एंड्रोजन, इट इज नॉट कंप्लीट एंड्रोजन। तो अगर एंड्रोजन ऑप्शन में हो, टेस्टोस्टेरोन भी हो और दो कोई और ऑप्शन हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या टिक करना? एंड्रोजन, बिकॉज इट इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन। पूरे हार्मोन को अगर आप एक टर्म में बोलना चाहें तो उसका नाम क्या है? एंड्रोजन। उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक हार्मोन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये सबसे फेमस हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं इनसाइड द मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब एक्सटर्नल फीचर, ठीक है, दैट आइडेंटिफाई यू आर द मेल। ठीक है, जैसे बोलने के लिए जो आपका आवाज है, ठीक है ना, उसमें एक भारीपन आ जाता है, ठीक है ना, एक हैप्पीनेस ऑफ दैट साउंड हो जाती है, ठीक है। ये आपका जो शोल्डर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रॉडनेस ऑफ शोल्डर्स हो जाती है, ठीक है ना। बॉडी हेयर्स का प्रेजेंस हो जाता है, खास करके चेस्ट हेयर, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ और बदलाव जैसे बियर्ड एंड मुस्टैक्स आ जाते हैं। तो तमाम ऐसे जो बदलाव होते हैं मेल के अंदर, वो किसके अंडर में होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मेल सेक्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन, एंड इट बिलोंग्स टू द ग्रुप। वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, अब एक बात इसमें और रह गई है, जरा इसको भी सीख लीजिए। देखिए, मैंने आपसे अभी जस्ट बोला था कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकलते हैं उनका एक चैनल है, ठीक है। तो जो टेस्टिस से क्या निकलते हैं? स्पर्म निकलते हैं, उनका एक ट्यूबुलर चैनल है। तो टेस्टिस से निकलने के बाद ये सबसे पहले कहां पहुंचते हैं? टेस्टिस से निकलने के बाद ये सबसे पहले आते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ध्यान से समझिएगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई से आते हैं, और इसको एकदम याद कर लीजिए। ट्यूबुलाई रेक्टाई से ये कहां पर आते हैं? ये आते हैं रीट टेस्टिस में। बहुत सारे लोग इसको रीटी टेस्टिस भी कहते हैं, एक ही बात है। रीट टेस्टिस में आते हैं, फाइन ट्यूबुलर फॉर्म में। इसके बाद यहां से ये कहां आ जाते हैं? यहां से एक दूसरे पार्ट में आते हैं जिसका नाम क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, जिसको डक्टस इफ्रेंसिया भी कहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना, वासा इफ्रेंसिया या डक्टस इफ्रेंसिया। इसके बाद ये आ जाते हैं किसमें? वास डिफरेंस में, नहीं सॉरी, इसके बाद ये आ जाते हैं पहले इपिडाइडिमिस में, उसके बाद ये आते हैं किसमें? वास डिफरेंस में। और देखिए, यही वास डिफरेंस जो होते हैं ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन से स्पर्म को खींच करके कहां पहुंचा देता है? एब्डोमिनल रीजन में। और यहां से ये आते हैं किसमें? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से फाइनली ये कहां रीच कर जाते हैं? पेनिस में। और इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन इन द मेल। और यहां से फिर ये जब कॉपुलेटरी एक्टिविटी होती है तो ये कहां पहुंच जाते हैं? फीमेल में। तो ये आप याद रखेंगे, खास करके ये देखिए, यहां से ट्यूबुलाई रेक्टाई, रीट टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद इपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये 5-6 ऐसे ट्यूबुलर पार्ट है जहां से स्पर्म जो है वो एक एक करके ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके ये पहुंच जाता है कहां? टू द सिस्टम ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक, यानी पहले पेनिस में जाएगा, फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस को ये कंटिन्यू करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ, बहुत अच्छे, सबस। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में, अभी तो हम लोग इसको नोट करेंगे, हम लोग पहले इसका नोट्स करेंगे, ठीक है। नोट्स को भी मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपके इसी चैनल पर डाल दिया करूँगा, ठीक है। जिनको दिक्कत होगी वो अपना पढ़ लेंगे या पीडीएफ निकलवा लेंगे या जो भी करना होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अभी हम लोग नोट्स लिखने जा रहे हैं एक्चुअल में, तो हमारी जो कंप्लीट सेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं आज। जय हिंद, जय भारत।